मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। देखो प्यारे बच्चों, रात के बज रहे हैं 12, ठीक है, और मैं ले रहा हूँ आपका क्लास क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे आप सभी बच्चों का एग्जाम का चिंता है, कैसे आपका मार्क्स बढ़ाया जाए। भाई देखो, हमारे यहाँ ना चल रहा है इलेक्शन, तो काफी ज्यादा कैंपेन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है हमें वीडियो बनाने में, पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, वैशाली के कुंडग्राम में अर्थशास्त्र और इंडिका। सबसे पहला प्रश्न है, आपको पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन है आपका, कौटिल्य। कौटिल्य है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं। चाणक्य बोलो या फिर कौटिल्य बोलो, बात बराबर है। ठीक, वहीं पर बात करेंगे फिर इंडिका, है ना, इंडिका। तो इंडिका का लेखक का नाम क्या है, मेगास्थनीज, क्या नाम। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और VR क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। तो प्यारो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था ईंटें, मनके तथा अस्थियां कंप्लीट कर दिए हैं, और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, 40 प्रश्नों का महाकुंभ चल रहा है यहाँ पर। तो महाकुंभ सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो चलो प्यारे बच्चों, आपको बताना है वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, बताइए। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, बताइए। लोहयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, क्या हो गया, अरे कुछ बैठ गया है क्या। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता बताना है आपको, क्या लोहयुगीन सभ्यता थी, ताम्रयुगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता का, तो वैदिक सभ्यता एक लोहयुगीन सभ्यता थी। क्यों, क्योंकि यहाँ के लोगों ने लोहे का खोज किया था, और लोहे का खोज ने इनको बहुत ही शक्तिशाली बना दिया था, इसलिए क्या हो जाएगा, लोहयुगीन सभ्यता। वहीं पर अगर आपको पूछे कि हड़प्पा कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा थी आपका कैसी सभ्यता, जल्दी बताइए हमें, वो था आपका कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद कितने हैं, वेद कितने हैं। तो वेद बच्चों 4 हैं, वेद कितने हैं, 4 हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। चलो, मौर्य वंश की स्थापना अशोक ने किया था, बिंदुसार ने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था, या फिर कुणाल ने किया था। तो देखिए, मौर्य वंश की स्थापना जो है ना, ये किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप सबको पता होगा कि धनानंद का वध करके इन्होंने क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना किया था, किसकी मदद से, तो चाणक्य की मदद से, चाणक्य, है ना, चाणक्य। और इसी चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, दिल्ली में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में, या फिर महाराष्ट्र में। तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो थी आपका कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, आधुनिक नाम क्या है, पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित है, मौर्यकालीन कलिंग राज जो है ना, वो कहाँ पे स्थित है, बिहार में नहीं, बंगाल में नहीं, दिल्ली में नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में आपका कलिंग राज क्या है, स्थित है। और इसी कलिंग युद्ध, और यहीं पर कलिंग युद्ध लड़ा था कौन, अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था। आपके पास 4 विकल्प है, तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि अशोक जो था ना, वो था मौर्य वंश का। कौन सा, मौर्य वंश का शासक था। तो यहाँ पर ये मौर्य वंश के राजा थे कौन, अशोक। ठीक है, अच्छा, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो स्थापना किया था किसने, चंद्रगुप्त ने। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, और इसी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता है उसका नाम क्या है, अशोक है। तो अशोक ने क्या, अशोक किस वंश का शासक था, तो सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। भाई देखो, ये लड़ाई जो था ना, बहुत ही खतरनाक युद्ध था। इसी लड़ाई के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था,
ठीक है, और कभी भी युद्ध ना करने की कसम खाई थी। तो बताना है आपको कि कलिंग युद्ध जो है ना ये कब हुआ था। देखिए कलिंग युद्ध की बात करेंगे 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई देखो हमारे यहाँ ना चल रहा है इलेक्शन, तो काफी ज्यादा कैंपेन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है हमें वीडियो बनाने में, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है आपको, पाटलिपुत्र में, मगध में, या फिर वैशाली के कुंडग्राम में, या फिर लुम्बिनी में। तो देखो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलता है, महावीर स्वामी जो थे ना ये थे आपके 24वें तीर्थंकर। कितने थे, 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। इसका भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। क्या नाम था, नंदीवर्धन, है ना। और इसी की आज्ञा से ये अपना घर को त्याग किया था। कितने साल की उम्र में, तो गृह त्याग, गृह का मतलब होता है घर, है ना, त्याग का मतलब होता है छोड़ देना। तो ये अपना घर को कब छोड़ा था, किस एज में, तो 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर को छोड़ दिया था। और कितने साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, कब, 42 साल की उम्र में। 12 साल लग गए इसको अपना ज्ञान परिवर्तन, ज्ञान पाने में, ज्ञान की प्राप्ति करने में, ठीक है। और इसका पुत्री का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम था पीड़िय दर्शना। क्या नाम था, पीड़िय दर्शना, ठीक है। और दामाद का नाम क्या था, जमाली। ये आपको पूछेगा, दामाद का नाम क्या था, जमाली। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपको पूछ सकता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ए क्या बोलती तू, हे क्या मैं बोलूं, गाना सुने हैं, ठीक है। तो देखो संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो संगीत का जनक किसे कहा जाता है, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, या फिर अथर्ववेद को। तो बताना है आपको, देखो भारतीय संगीत का जनक पूछ रहा है ना, तो जहां भी लगे सामवेद वहां लगा देना, ठीक हो जाएगा आंसर, ठीक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक, तो सामवेद बिल्कुल सही जवाब है। देखो ऋग्वेद की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। उसके बाद कौन है, यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद सामवेद, इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद ये सबसे नया वेद है, सबसे नवीन वेद, नवीन वेद है। आपको पूछेगा कि बताओ काला जादू, है ना, तांत्रिक क्रिया, इन सब किसके बारे में, भूत प्रेत से निवारक, तो ये इसी अथर्ववेद में इसका मंत्र दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे भारतीय संगीत का जनक पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है, यदि दी गई है। तो देखो भारतीय ऐसा कौन सा शासक था जिसको नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है, तो उस शासक का नाम है समुद्रगुप्त। क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। कितना प्यारा सा प्रश्न है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, वो था आपका मगध। वो कौन था, मगध। और मगध की राजधानी समय समय पे बदलता गया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, मतलब कौन से शिलालेख में है, प्रथम में, सप्तम में, दसम में, या फिर 13वां में। तो देखो अशोक का जो 13वां शिलालेख है ना प्यारे बच्चों, 13वां जो शिलालेख है उसमें कलिंग विजय के बारे में दिया हुआ है, इसका उल्लेख बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। देखो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो देखो भाई, क्या मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करेंगे कि दूसरा स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, तो दूसरा स्वर्ण काल मुगल काल को कहा जाता है। लेकिन सबसे पहला स्वर्ण काल किसको कहा जाएगा, तो मौर्य काल को कहा जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, क्या पतंजलि थे, वानभट्ट थे, शाखा दत्त थे, या फिर कलहन थे। बताइए
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, कलहन। क्या हो जाएगा? कलहन। ठीक है, तुमको मिलेगा दुल्हन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? बता। मेगास्थनीज, ये इंडिका का लेखक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में हमें जानकारी मिलता है? तो ये हमें मिलता है मौर्य राजवंश के बारे में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना मेगास्थनीज आया था कब? मौर्य वंश के शासन काल में आया था। मौर्य वंश चल रहा था भारत में, और मेगास्थनीज आया और इन्होंने क्या लिखा? अपनी यात्रा वृत्तांत में इंडिका नामक पुस्तक लिखा, जिन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी चीजें लिखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? देखो मैंने पहले ही डिस्कस किया और क्वेश्चन सीधा आ गया। तो देखो क्वेश्चन जो है ना बाबू, यहीं से आते हैं। कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं, क्योंकि हमने यहां पर लिया है वो सभी प्रश्न जो आने की संभावनाएं हैं और जो कई बार पूछा गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल ना करें, अंत तक वीडियो को देखें, यहां से आपको भर भर करके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बताइए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? क्या वाल्मीकि थे, क्या मनु थे, कौटिल्य थे, या फिर वेदव्यास थे? बताइए। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो अर्थशास्त्र का लेखक था वो कौन था? कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? यानी बिंबिसार जो है ना, इसका संबंध किस वंश से है? कौन से वंश के थे बिंबिसार? देखो कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे आपको मैं दो शासक का नाम बताऊंगा। एक का नाम है बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबिसार। ठीक, और दूसरे का नाम क्या है? बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार। तो देखिए बिंबिसार जो है ना, ये आपका बिलोंग करता है कौन से वंश से? तो हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। वहीं पर अगर हम बात करेंगे बिंदुसार का, तो ये मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। कंफ्यूज नहीं करना, दोनों का नाम लगभग मिलता जुलता है, लेकिन वंश अलग अलग है। ठीक है, ये जो बिंदुसार है ना, ये कौन है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। ठीक है, और ये बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पे पूछा है बिंबिसार, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहां लोग मवेशी रखते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ए और बी दोनों। तो इसका जवाब देखो, इसका जवाब जो है ना, ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे नींद ना आए हो, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां दिल खो गया। देखो प्यारे बच्चों, रात के बज रहे हैं 12। ठीक है, और मैं ले रहा हूं आपका क्लास, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे आप सभी बच्चों का एग्जाम का चिंता है, कैसे आपका मार्क्स बढ़ाया जाए, कैसे हम अपना परफॉर्मेंस दे पाए आप सभी को, ताकि आप सारे के सारे बच्चे जो है ना अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर के आए और VR क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार करें। तो अगला जो क्वेश्चन है ना, वो आपको बताना है। क्या बताना है? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? आप तो सो रहे हैं, आराम से बताना है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था। अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है, इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन जाके देख लो बच्चों, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो है ना, वो किया था अशोक। जहां भी मिले अशोक वहां लगा देना है आपको टिक, आंसर हो जाएगा ठीक। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? देखो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि महावीर स्वामी जो थे ये कितना तीर्थंकर था? तो 24वां तीर्थंकर था जैन धर्म में। ठीक है, अच्छा पार्श्वनाथ जो थे ना, ये 23वें तीर्थंकर थे। ये कौन से थे? ये 23वें तीर्थंकर थे। हम लिख देते हैं यहाँ पे 23वें तीर्थंकर, है ना। तो देखो इन्होंने नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो देखो अहिंसा ये तो पहले से ही था, सत्य भी पहले से था, अपरिग्रह भी पहले से था, ब्रह्मचर्य को इन्होंने क्या किया? जोड़ दिया सिद्धांत में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था?
बताइए। तो फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया था? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, समुद्रगुप्त, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए? गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्रा जो था, चीनी यात्री मतलब चीन से कौन सा यात्री आए थे, उसका नाम बताना है। तो फहियान। कौन आए थे? ह्वेनसांग नहीं, फहियान आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके दरबार में आया था? तो देखो मेगास्थनीज जो आया था ना, वो आया था बाबू चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर बिंदुसार की अगर हम बात करेंगे तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का ये बेटा है। क्या है? बेटा है। ठीक है, पुत्र है ना। फिर बिंदुसार का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? अशोक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो प्रियदर्शी के नाम से ना अशोक कहां मिल रहा है आपको? हाँ, अशोक को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितने हैं? तो पुराण की संख्या 16 नहीं 18। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था? भाई देखो, इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में ना प्रोफेसर थे। कौन? प्रोफेसर कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं ये, है ना। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। इसका मतलब इसको हमेशा भारत के बारे में चिंता सताता था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था ये। तो आपको बताना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? तो देखो पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान में है। कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो देखो मेगास्थनीज जो है ना, अपना पुस्तक जिसका नाम था इंडिका, है ना, इसको कितने भागों में विभक्त किया है अपने यात्रा वृत्तांत को? तो 7 भागों में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो देखो अभिलेख लिखने का जो शुरुआत है ना, वो किसने किया था? अशोक ने किया था। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो फैक्चुअल है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको याद रखना पड़ता है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही 40 प्रश्न जो है ना, यही से क्वेश्चन आते हैं। और कई बार आपको सीधे के सीधे मेरे ही क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? बताना है कि नवरत्न जो है वो किस शासक के दरबार में रहते थे। क्या अशोक के दरबार में रहते थे? क्या समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे? या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे या फिर कनिष्क के? तो देखो प्यारे बच्चों, नवरत्न जो रहते थे ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, यानी समुद्रगुप्त की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो देखो, क्या मथुरा अभिलेख से, क्या प्रयागप्रस्ती से, या फिर वंशखेड़ा अभिलेख से, या ऐहोल अभिलेख से? तो देखो समुद्रगुप्त की जो जानकारी है ना, वो हमें प्राप्त होती है प्रयागप्रस्ती से। प्रयागप्रस्ती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, मौर्य काल का निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य काल का कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्र, अस्तु गुफा, वास्तुकला, या फिर स्तंभ? देखो मौर्य काल में ना स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना आंसर को सही कर पा रहे हैं और कैसी तैयारी आप सबकी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिला था? देखो 510 ईस्वी में ना सती प्रथा वाला साक्ष्य, सती प्रथा समझते हैं ना, जब किसी महिला के होते हुए उसका पति का देहांत हो जाता है तो जिंदा महिला को जला दिया जाता है। तो ऐसी प्रथा को हम क्या कहते हैं? सती प्रथा कहते हैं। और उस जमाने में प्राचीन काल में, ठीक है, भारत में सती प्रथा बहुत ही ज्यादा खुलेआम हुआ करता था, जो कि बहुत ही गलत है ये। ठीक है, आज जो है समाज हमारा बहुत ज्यादा सुधर गया है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। तो पहले ना सती प्रथा बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। तो आपको बताना है कि इसका साक्ष्य हमें कौन से अभिलेख से मिला है?
तो देखो इसका साक्ष्य हमें मिला है एरन अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? एरन अभिलेख से। और एरन अभिलेख जो है ना, देखो ये कहां पे है? सागर में है। सागर एक जिला है। सागर क्या है? एक जिला है मध्य प्रदेश का। सागर एक जिला है मध्य प्रदेश का, और यहीं पर हमें है ना सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस नदी के संगम पर उज्जैन ने की थी? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है कौन से नदी के संगम से किया था? तो देखो गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो गंगा और सोन नदी जो है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ए एंड बी लिख देते हैं हम। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मुरम्मत किसने कराई? भाई देखो कितने प्रिय शासक थे। अभी के जमाने में हमारा जो राजा होता है या फिर हमारे जो एमएलए एमपी होते हैं, तो जब तक फंड नहीं आएंगे काम नहीं करेंगे। लेकिन पहले क्या होता था? पहले ना एक ऐसे राजा था जिसका नाम क्या था, उसका नाम आपको बताना है, लेकिन वो क्या किए थे? अपने ही खर्च से झील की मुरम्मत किए थे, क्योंकि बाढ़ आ जाने के कारण ना झील क्षति हो गया था। तो उसका नाम बताना है। अशोक नहीं, है ना, कनिष्क नहीं, रुद्र दामन। रुद्र दामन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ही क्या किया था? अपने स्वयं के खर्चे से इस झील का मुरम्मत करवाया था, सुदर्शन झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। देखो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उज्जैन के द्वारा। उज्जैन जब राजा बना था, है ना, तो उज्जैन ने क्या किया? पाटलिपुत्र को एक बहुत ही अच्छा समृद्ध शहर बना दिया था, इसकी राजधानी भी परिवर्तन कर दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो देखो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते थे ना, ये चांदी और तांबा, चांदी और तांबा, सोने का नहीं होता था, गलत जवाब है ए। चांदी का भी होता था, तांबा का भी होता था। तो यहां पर ऑप्शन दिख रहा होगा बी और सी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ? देखो अशोक द्वारा जो प्रचलित बौद्ध धर्म है वो कहां पर प्रचलित नहीं हुआ? देखो जापान में हुआ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जवाब पूछा है नहीं हुआ, तो देखो श्रीलंका में भी हुआ, सीरिया में भी हुआ। देखो ब्रिटेन में ना इसका प्रचलित नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी। नेगेटिव पूछा है तो इसलिए ब्रिटेन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि एक था बिंदुसार, दूसरा है बिंबिसार। तो बिंदुसार जो थे ना वो थे मौर्य वंश से, लेकिन बिंबिसार पूछा है तो हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध का पहला शासक कौन था? चलो भाई, सबसे पहला शासक जो था ना मगध का, वो कौन था? तो वो था आपका बिंबिसार, हर्यक वंश की स्थापना जिन्होंने किया था। बिंबिसार क्या था? 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसी का ये क्या था? पहला शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और है नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक। कैसा लगा आज का क्लास आपको? कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी से अपना राय बताइए, और तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति, लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत।